संगे शक्ति कलयुगे बटेंगे तो मिटेंगे। आज छठ पर्व के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस अवसर पर मैं सभी प्रकृति प्रेमियों को, सनातन धर्मियों को के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ। बटेंगे तो मिटेंगे। आप कह सकते हैं ये राजनीतिक भाषा है, ये राजनीतिक सुरमाओं का एक हथियार है। कटेंगे, मिटेंगे, बटेंगे, परंतु ये सत्य है। भगवान कृष्ण ने अनादिकाल में के कहा कि संगे शक्ति कलयुग है। संगठित होकर ही हम सारे संसार की तमाम प्रकार की कुचक्रों से मुक्ति पा सकते हैं। संगठित होकर विकास की दिशा को तय कर सकते हैं। संगठित होकर नवनिर्माण के कार्य कर सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आज जो छठ पर्व है, छठ पर्व पर अभी मैं संसद की चौखट, जंतर मंतर पर नहीं, संसद की चौखट, संसद भवन के समीप भारतीय प्रेस क्लब से अपने आवास की तरफ आ रहा था। रास्ते में देखा यमुना के किनारे सचदेवा जी हमारे साथ थे। उन्होंने देखा किस प्रकार से यमुना के पूरे तट पर छठ पर्व के लिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सैकड़ों की संख्या में सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और हजारों लोग उस पर्व को वहाँ बड़े आस्था के साथ, समर्पण के साथ, पूरे श्रद्धाभाव के साथ मना रहे हैं। ऐसा ही पर्व देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है और ये पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता, जिसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। इस समय पूरे देश की सरकार छठ पर्व मनाने पर लगी हुई है। छठ पर्व में जाने वाले बिहार और पूर्वांचल के भाइयों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में रेलगाड़ियां लगाई है, विभिन्न व्यवस्थाएं कर रखी है। ये इसलिए की है कि चुनाव के साथ उनका मत अर्जित करने के लिए, लोकतंत्र में ये जन विश्वास को अर्जित करने के लिए सरकारें, राजनीतिक दल इस प्रकार का काम करते हैं। ये सकारात्मक काम है, परंतु उस तरह के साथ देख रहा हूँ मैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से बिहार के लोग इतने समर्पित मेधावान लोग हैं, कर्मशील लोग हैं। वो संसार के जिस हिस्से में गए, चाहे मॉरिशस के, सूरीनाम गए, अन्य देशों में गए, वहाँ अपनी संस्कृति की जड़ों को मजबूत किया। ये ऐसा पर्व है जिसमें शाम केवल प्रकृति की पूजा होती है और भक्त और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं होती है। बीच में केवल भगवान सदा। और बहुत कठिन ढंग से हमारे मित्र बता रहे थे, सचदेवा जी, तारिक सचदेवा बता रहे थे, बहुत कठिन व्रत होता है। मैं उसके बाद चौंका, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार से बिहार की राजनीति में इस प्रकार कई दशकों से वहाँ पे कहते हैं जातिवाद और क्षेत्रवाद से साथ लेकर दलवाद के जो कुचक्र में बिहार फंसा हुआ है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाहुबलियों के लिए, धन बलि से लेकर और दलीय संकट के कारण आज बिहार जो पूरी अपनी मेधा के कारण भारत में अधिकांश काफ़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग से लेकर चिकित्सक से लेकर उच्च पदों पर बिहार के लोग आसीन हैं। विभिन्न शिक्षा से लेकर वैज्ञानिक ढंग
पूरे संसार में वो अपनी मेघा का टंका बजा रहे। परंतु बिहार की स्थिति दयनीय हो रही। वहाँ कल कारखाने से नहीं, वहाँ के लोग शिक्षा और चिकित्सा के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? वहाँ पर जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाहुबली और धनबलियों के शिकंजे में वहाँ की शांति भंग हो रही है, किस प्रकार से राजनीतिकरण का अपराधीकरण हो गया, उसके बावजूद आज हमें एक सबक सीखना है। ये क्यों कारण हुआ? इतने समर्पित बिहार के लोग आखिर क्या भूल हुई? उसका भूल का मुख्य कारण है कि लोग जाति और दलीय दल में बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं। समग्रता के लिए वो दिशा अर्जित नहीं कर पाए जो आज वहां पर प्रशांत किशोर ने अपनी एक दल बनाकर बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए कहा। वो कह रहे हैं पेट के पलायन के लिए बिहार के नौजवान दर दर की ठोकरें देश विदेश में खाएं, ये उचित नहीं है। बिहार में ही रह के वो बिहार के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। वो कहते हैं वो समय चले गया जब बिहार में लोग IAS, PCS, डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर इत्यादि बनते थे। आज जो बाहर गए हैं बिहार के लोग, वो इस चीज में संलग्न हैं, पर बिहार में जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय थे, वहाँ शिक्षा का स्तर गिर चुका है। उनकी चिंता से जायज थी। वो कहते हैं कुछ समय से इस प्रकार हो गया कि लालू के समय से नीतीश के समय में और शिक्षा में गिरावट हुई। इसका मूल कारण है शिक्षा का में मजबूती से ध्यान न देना। तो ये इस चीज को बचाने के लिए वो कहते हैं कांग्रेस और भाजपा से लेकर सपा, बसपा से लेकर जो भी राजनीतिक दल हैं, वो केवल यहाँ पे सत्ता की मलाई के लिए आ रहे हैं, सत्ता की बंदर बांट के लिए। बिहार के उत्थान के लिए यहाँ का मुख्य समस्या पलायन है, कुछ शिक्षा है। इससे दूर करने के लिए कोई मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं। ये उसका मूल कारण है। वो कहते हैं तमाम हम आज मातृभूमि के ऋण से उऋण। यही चीज मैं देखता हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। उत्तराखंड कभी अनादिकाल से ईमानदारी के लिए, वीरता के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए पहचाने जाते थे। आज ये राजनीतिक 20 साल से, जो 25 साल से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वहाँ के शिक्षा का स्तर गिरा, चिकित्सा का स्तर गिरा, राजनीतिक में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा। उससे क्या हुआ? पूरे सीमांत पर्वतीय जनपदों में पलायन बेताशा से बढ़ा है। वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय न मिलने से लोग दर दर की पलायन की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि ये सारी सरकारें जो सत्तासीन लोग हैं वो देहरादून में ही मस्त हो गए। जो लोगों ने अपना बलिदान दिया था कि गैरसैंण राजधानी के लिए बने, वहाँ पे भू कानून हो हिमाचल की तरह, वहाँ पे घुसपैठ न कर पाए लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुसपैठ न कर पाए, यहाँ की शांति भंग करने वाले के लोग न घुस पाए। उत्तराखंड की संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उसको छिन्न भिन्न करने वाले लोग वहाँ सीमांत क्षेत्रों में न घुस पाए। इसके लिए काम, परंतु राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलीय हितों के साधने के लिए यहाँ पे तमाम जिस प्रकार का अभ्यारण्य बना दिया, यहाँ पर इस प्रकार के घुसपैठ से लेकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार से विमुख करके और इस प्रकार से सत्ता की बंदर बांट में दिल्ली के आकाओं के इशारे पर पूरे प्रदेश के हितों को रौंद दिया है। उससे पूरे प्रदेश में एक प्रकार से निराशा जाए। किस प्रकार की सरकारें आती हैं, बनती हैं, चले जाती हैं, परंतु उत्तराखंड की जनता जिस सपने को लेकर मुजफ्फरनगर, खटीमा से लेकर श्रीयंत कांड से लेकर, खटीमा, मसूरी, श्रीयंत कांड से लेकर, देहरादून से लेकर नैनीताल, कई पौड़ी,
इत्यादि कई जगहों पर लोगों ने अपना बलिदान दिया, परंतु उन बलिदानों को के बावजूद जो सरकारें बनी उन्होंने केवल अपने दिल्ली आकाओं की बदौलत ही उत्तराखंड को रोन। आज स्थिति है, यहाँ पे अंकिता भंडारी प्रकरण हो या मुजफ्फरनगर कांड का हो या अन्य प्रकरण हो, यहाँ पे उत्तराखंड के हितों के लिए उदासीनता है। यहाँ उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए जो कम से कम जल संसाधन से लेकर वहाँ के पर्यावरण से लेकर भू कानून से लेकर इत्यादि को हाशिए में डाला गया। यही नहीं, उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उसकी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड अन्य राज्यों में जल और विद्युत में लोगों को छूट मिल रही है, बिहार से लेकर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब इत्यादि अन्य देशों, परंतु जो राज्य उत्तर भारत को जल की आपूर्ति करता है, पर्यावरण की वजह विद्युत की आपूर्ति करता है, उसको लिए महंगे दामों पर ऐसे चलते हुए मीटर, उससे आम जनता परेशान है। तो लोगों को न रोजगार के स्थानीय रोजगारों के लिए कोई अवसर नहीं। वहाँ पे कल कारखाने, उद्यम और यहाँ की प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार से वहाँ पे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, इसमें अभी वर्षा ऋतु में जिस प्रकार का विनाश उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में हुआ वो बहुत बने। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों को ये चाहिए कि जिस प्रकार से अब बिहार के लोग संगठित होकर अपने बिहार के हितों के लिए एकजुट हो रहे हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। और दलीय पार्टियां किसी की भी हो, जो दल प्रदेश के हित में काम नहीं करता है, देश के हित में काम नहीं करता है, जनहित में काम नहीं करता है, उसे उखाड़ कर फेंकना, उसका विरोध जो समाज नहीं करता है, जो प्रदेश नहीं करता है, उसकी बदहाली निश्चित होती है। इसलिए हमें दलीय मनवा मजदूर बनने के बजाय हमें देश और प्रदेश के हित में अपने भारतीय संस्कृति, न्यायार्थ, निजबंध को भी दंड देना, धर्म के लिए काम करना चाहिए। अपने सनातन संस्कृति की बटेंगे, अपने स्वार्थों में बटेंगे तो मिटेंगे, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और जो लोग इस चीज़ को सांप्रदायिक मानते हैं उन्हें भारत के इतिहास पर नजर दौड़ाना है। किस प्रकार से पाकिस्तान, जब अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करना चाहा, अंग्रेजों ने भारत का विभाजन इसलिए किया धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे, तो बटाए किस प्रकार से लाखों लोगों का निर्मम हत्या हुई। उस पर बांग्लादेश से लेकर भारत कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत में किस प्रकार से जातियों में विभाजित करने के लिए षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया कि जाति के विभिन्न प्रकरणों, ओबीसी, अदर कास्ट, भारत की आम जनता जो बदहाली में जी रही है उसके साथ सबलता से मजबूत, कोई भी पीड़ित हो, किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, कोई जनहीन हो, धनहीन हो, कोई, उन सबको मजबूत करने का काम सरकार का होना चाहिए था। परंतु इसको छोड़कर केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से समाज विभक्त होगा। इसलिए सबको एकजुट होकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जब देश मजबूत होगा प्रदेश तभी मजबूत होगा। देश में कितने संकट के बादल मचे हुए हैं, सारे विश्व में जिसमें नजर दौड़ाओ चारों तरफ षड्यंत्र का शिकंजा है। किस प्रकार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश के हितों को दांव में लगा रहे हैं, किस प्रकार से राजनीतिक दल समाज को अपने स्वार्थ के लिए में साधने के लिए विभिन्न वर्गों में बांट रहे हैं। दलीय, जातीय, सांप्रदायिक ताकतों से आम जनता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से वंचित है, सम्मान से वंचित है। देश की मेधाओं को कौन सही संरक्षण देगा, रोजगार देगा, इसके लिए काम करने के लिए। इसलिए बंटने से बेहतर है एकजुट होकर न्याय के लिए, न्यायार्थ निजबंधु को भी दंड देना धर्म है। जाति के आधार पर न, संप्रदाय के आधार पर न हो, अपराध
की दृष्टि से जो भी गलत काम करे उसे दंडित होना चाहिए। गरीब आदमी, ज़रूरतमंद जो भी हो, जिस भी संप्रदाय का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जाति का हो, सबको एकजुट होकर भारतीय को, उस ज़रूरतमंद को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी देश आगे मजबूत होगा। और ये अंग्रेज़ों की जो खोखलापन है, ये समाज को बांट कर राज करो, इसे जितनी जल्दी हम मुक्ति पाएंगे तभी देश मजबूत होगा, तभी हम अमेरिका की तरफ भारत को भी श्रेष्ठ आगे बढ़ाएंगे, इजराइल की तरफ मजबूत बनाएंगे, चीन की तरफ विकास के आगे बढ़ेंगे, रूस की तरफ हम देश पे आने वाले संकटों को मजबूती से मुकाबला करेंगे। यही हमारा आज का संदेश है। बटेंगे तो मिटेंगे, इसी के लिए अनादिकाल से एक की संगे शक्ति कलयुग, ये हमें याद रखना चाहिए। अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट होकर अन्याय का विरोध करना चाहिए और सारे भारतीयों को जाति, संप्रदाय और प्रांत इत्यादि के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सम्मान का हक मिले। यही भारत के निर्माण का काम है, यही उत्तराखंड के निर्माण का काम है, यही बिहार के निर्माण का काम है। इसी से मानवता का कल्याण होगा, इसी से विश्व का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।